लिखो, pronoun is used to replace a noun to avoid the irritation caused because of the repetition of a noun यानी आपने क्या लिखा, नाउन के रिपीटेशन के वजह से जो इरिटेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। अब प्रोनाउन के तो बहुत सारे टाइप्स है ना, 10 एक टाइप है, लेकिन उसको अभी नहीं पढ़ना अपने को, पर एक पढ़ना है, बहुत जरूरी है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन कौन रहते हैं, जरा देखो, सपोज करो ये दोनों पर्सन बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो जो बोलता है वो कौन होता है, स्पीकर, और जो सुनता है वो क्या होता है, लिसनर। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो बोलने वाला बंदा होता है यानी स्पीकर होता है, उसको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन, उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ओके, जो सुनने वाला होता है उसको क्या बोलेंगे फिर, सेकेंड पर्सन। ठीक है, इनके अलावा एक तीसरा बंदा भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, थर्ड पर्सन। तो अगर बोलने वाला यानी स्पीकर फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला लिसनर यानी सेकंड पर्सन है, तो फिर ये थर्ड पर्सन कौन रहेगा, कौन होता होगा, हाँ क्या, ये स्पीकर है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन लिसनर है, तो ये कौन है, जिसके बारे में बात करते हो, है ना। देखो, जिसके बारे में बात कर रहे होंगे ये दोनों, वो थर्ड पर्सन होता है, ऐसा नहीं बोलना। जैसे अभी मैं साहिल को बोल रहा हूँ, साहिल, एक आदि का नाम माया, हाँ साहिल, ये माया नहीं आई, ऐसा बोल रहा हूँ, तो मैं स्पीकर, ये लिसनर, और माया की बात हो रही ना, तो माया क्या हो जाएगी, थर्ड पर्सन। फिर तुम लोग कौन हो, फोर्थ पर्सन। हाँ, तो याद रखो, थर्ड पर्सन को कैसे ध्यान में रखना, स्पीकर और लिसनर यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़ दो, तो बचे हुए सारे के सारे क्या, थर्ड पर्सन, है ना। तो इंग्लिश में ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, इसमें सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो बोलो, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, हमेशा आई, और प्लूरल क्या होता है, वी। यानी जैसे देखो, मैं बोल रहा हूं तो मैं खुद को क्या बोलूंगा, मैं अकेला खुद को क्या बोलूंगा, आई बोलूंगा ना। अब मान दिया गोलाइट सर और मैं यहाँ हूं और हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलके खुद को क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे ना। तो फिर ये आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन ये कौन से होते हैं, तो जैसे देखो, आप सिंगुलर बोलो या प्लूरल बोलो, इंग्लिश में क्या ना, दोनों को एक ही प्रोनाउन है, वो क्या है, यू।
जैसे देखो, मैंने साहिल को बोला, साहिल यू शुड स्टडी हार्ड, तो अब कितने हो, यू मतलब कितने लोग हो गए, एक साहिल हुआ। अब मैं सबको बोल रहा हूँ यू शुड स्टडी हार्ड, तो अब कितने हो गए यू, मतलब बहुत सारे। तो ये यू जो है ना, ये यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। हमारे हिंदी में होता है ना, हम छोटे को तू, अपने बराबर वाले को तुम, फिर आप, वैसा नहीं इंग्लिश में। इसको भी यू बोलेंगे, इसको भी यू और उसको भी यू, पप्पा को भी यू कम हियर ऐसा बोलेंगे, लेकिन अपन हिंदी में थोड़ा लहजा होता है ना। यहाँ सब यू ही है। अच्छा, इसके सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के? बोलो। तो इसके थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में आता है ही, शी और इट। कोई सिंगल लड़का है तो ही, सिंगल लड़की है तो शी, कोई चीज़ वगैरह है सिंगल तो उसको इट। और प्लूरल क्या होता है, दे। ये दे जो है वो किसके लिए यूज होता है, ही शी इट में से? अगर एक लड़का है तो ही, अनेक लड़के हैं तो दे, ठीक है। एक लड़की है तो शी, अनेक लड़कियां हैं तो दे। एक चीज है, एक पेन है तो इट, बहुत सारे पेन है तो बोलो। याद रखो ये तीनों का प्लूरल दे ही होता है ना। एक पेन है तो इट बोलोगे, सही बात है, लेकिन बहुत सारे पेन है तो आई हैव लॉट ऑफ पेन्स, डैश आर कलरफुल, दे आर कलरफुल, ओके, ऐसा। तो तीनों के प्लूरल यही होते। तो बस अपने को पर्सनल प्रोनाउन ही देखना था, तो ये है, ये ध्यान में रखना, भूलना मत, लिखो। लिखा? हो गया?
ये सेंटेंस करेक्ट है। मी बीट दे, मतलब मैंने ऐसा बोलना है, मैंने उनको मारा, तो मैंने सही लिखा। क्या लिखना चाहिए था? मैंने उनको मारा, तो तू उल्टा कर रही है, वो उन्होंने मेरे को मारा। उल्टा नहीं, मारने वाला मैं ही हूँ। हाँ तो गलत क्या है? तू उल्टा कर दी ना, मीनिंग बदल दी। हाँ, क्या लिखना चाहिए? क्या बोलना सही? मैंने क्या लिखना चाहिए? रॉन्ग तो है डेफिनेटली, इसको करेक्ट करो, ऐसा बोल रहा हूँ। दे बीट मी। अरे यार, मैं उनको मार रहा तो तू कर रही है, वो मेरे को आके मार रहे हैं। मुझे ही मारना है उनको, पर सेंटेंस ठीक से बनाओ। फिर से एक बार। अरे फिर से मेरे को क्यों मार के ला रही है लड़की? मेरे को नहीं खाना है मार, मेरे को उनको ही मारना है। बोलो। आई हैव बिटन देम। अब तुमने एकदम टेंस ही चेंज कर डाला। हाँ, ये तू बोलेगा तो गलत होगा, ये मैं बोलूंगा तेरे को। नहीं नहीं नहीं, देखो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हो गई। हाँ, नहीं देखो, जनरली कोई भी सेंटेंस होता है ना, कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन मान लो अगर बीच में रहती है, वर्ब अगर बीच में होता है, तो वर्ब के लेफ्ट में जनरली सब्जेक्ट लिखा जाता है। जनरली सब्जेक्ट लिखा जाता, ये सिर्फ चेंज होता है कहाँ होता है? एक गड़बड़ी होती है डिग्री वाले चैप्टर में, और एक गड़बड़ी होती है वॉइसेस में, तो वहाँ तो पढ़ ही लेंगे अपन। लेकिन 90% में वर्ब के लेफ्ट में सब्जेक्ट लिखा जाता, और वर्ब के राइट में जो है वो क्या लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट। अब खैर अपन ऑब्जेक्ट पढ़े नहीं, पर ऐसे समझो जैसे इधर सब्जेक्ट होता है ना, वैसा उधर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब याद रखो, अगर मुझे सब्जेक्ट के जगह पे प्रोनाउंस लिखने हैं जो अभी अपन ने पढ़े, तो वो हमेशा लिखने पड़ेंगे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये जो अपन ने अभी लिए थे ना प्रोनाउंस, वो सारे के सारे सब्जेक्ट के जगह पे लिखने वाले प्रोनाउंस हैं। और अगर इन्हीं को मुझे ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखना है, यानी वर्ब के राइट में लिखना है, तो मैं आई नहीं लिखूंगा, क्या लिखना पड़ेगा? मी। वी नहीं, क्या बोलो? अस। यू को यू ही करते हैं, ही को हिम, शी को हर, इट को इट ही रखते हैं, देखो देम। तो देखो, मैंने तुमको यहां प्रोनाउन बताया, तो मैंने लिखा तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ही लिखा ना, मैंने ये वाले तो नहीं लिखा। पर ये समझो ये भी प्रोनाउन होते हैं, पर ये प्रोनाउन कौन सी जगह पे लिखने वाले हैं? ऑब्जेक्ट के जगह पे, या वर्ब के उधर, और सब्जेक्ट के जगह पे लिखने वाले ये। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि यहाँ पे ये बीट है वर्ब, तो वर्ब के लेफ्ट में लिख रहे हैं ना अपन, तो लेफ्ट में क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट वाली केस, सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन। तो क्या चाहिए था यहाँ पे? मी नहीं, क्या चाहिए था? आई। और यहाँ पे राइट में जा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट की जगह है, तो यहाँ पे क्या लिखना था हमने? देम। तो अब करेक्ट हो जाएगा आई बीट देम, ऐसा। अंडरस्टूड? तो ये वाले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्टिव केस के। लिखो, समझ में आया?
ओके, ये थी सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। थर्ड कौन सी होगी? थर्ड एडजेक्टिव। लिख लिया? थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। बोलो क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव तो इट modifies a noun or a pronoun। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला जो शब्द होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। मॉडिफाई करना यानी क्या? उसके बारे में स्पेशल जानकारी देना, विशेषताएं बताना, उसके गुण धर्म बताना, उसकी बुरी बातें बताना, उसकी अच्छी बातें बताना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, है ना। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखो, बराबर लिखा क्या मैंने कि कुछ गलत तो लिखा? करेक्ट है? पक्का? कोई स्पेलिंग वेलिंग? क्या आना चाहिए था? OKA, है ना। क्यों? वही तो स्पेलिंग है उसके नाम की, है ना, ऐसा ही। अब बता साहिल तू क्या आपको, चल मैं ही बताता। देखो मैंने इसको पूछा तेरा नाम क्या है, बोल नाम। अब मैं बोलता हूँ इसका नाम साही, लव बोलता ही नहीं, तो मैं सही कर रहा कि गलत कर रहा? इसने बताया खुद का नाम साहिल और मैं इसको पुकार रहा हूँ साही, तो मैं गलत हूँ कि सही हूँ? गलत हूँ ना। उसने जो खुद का नाम बताया वही नाम मैंने लेना चाहिए। अब ये जो किंग था या सम्राट था, उसने खुद का नाम क्या लिखवा के रखा है? अशोक, है ना, और हमने क्या कर दिया उसको? अशोक। तो यही तो गलत है। ये नाम पुराना नाम है, उसने खुद लिख के रखा हुआ नाम है, तो हमने उसका नाम यही लेना चाहिए। ओके, ठीक है, ये हिस्ट्री की बात होगी। अभी आते हैं अपन इंग्लिश पे। अब देखो मुझे बताओ, ये वाइज वर्ड जो है ये किसके लिए आया हुआ है? हाँ, एक्चुअली आप ऐसा बोलोगे कि वाइज वर्ड ये किंग के लिए आया है, और ये किंग मतलब, है ना, वही है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये वर्ड नाउन है? यानी ये शब्द इस नाउन के लिए आया, यानी इस शब्द ने इसको मॉडिफाई किया। तो मॉडिफाई अगर वो नाउन को कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो ये जो वाइज वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव। और एक देखो, ही इज वेरी क्लेवर। अब बताओ ये क्लेवर वर्ड किसके लिए आया है, या क्लेवर किसको बोला गया है ना? होशियार बोला गया है ही को। अपने को पता है कि ये क्या है? प्रोनाउन। तो वो वाला वर्ड जो क्लेवर वर्ड है वो प्रोनाउन के लिए है, यानी इसने प्रोनाउन को मॉडिफाई किया, तो फिर इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये माय वर्ड क्या होगा? माय वर्ड हम जो सेंटेंस में यूज करते हैं, ये माय वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? होगी? प्रूफ करो। मैंने अगर ऐसा लिखा, दिस इज माई पेन, अगर मेरे पास ये पेन है, मैं बोलता हूँ दिस इज माई पेन, तो अब मुझे एक बात बताइए, ये पेन नाउन होता है ना? होता है। ये माई वर्ड किसके लिए आया? पेन के लिए।
तो फिर नाउन के लिए आया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या समझते हैं ये माय भी एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन माय नहीं होता है, आई होएगा, मी होगा। माय वर्ड एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, लिखो। समझ रहा है? कौन सा? ये फिर से बताओ। हाँ देखो, दिस इज माई पेन। अब ये पेन एक चीज का नाम है ना, तो फिर ये नाउन हो गया। अब आप मुझे बताइए माई वर्ड किसके लिए है? जैसे मैं बोलता हूं ये मेरा पेन है, तो ये मेरा वर्ड किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? पेन के लिए ना। मेरा किसको बोला गया है? देखो, ये मेरा पेन है, ऐसा होगा। तो ये मेरा वर्ड ये के लिए आया है कि है के लिए आया है कि पेन के लिए आया है? पेन के लिए आया, मतलब माय वर्ड इस नाउन के लिए आया। अब जो भी नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इसलिए ये माय वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक देखो, दिस इज अ बॉल, ऐसा लिखा है। अब बताओ ये अ क्या है ना? क्यों? ये बॉल नाउन है, और ये वाला जो अ लगाया है ये स्पेशली बॉल के लिए लगाया गया है, यानी नाउन के लिए। तो फिर इसको भी मैं क्या बोलूंगा, एडजेक्टिव। ठीक है, पर हमने इसका स्पेशल नाम रखे ए एंड द को हम कौन से कैटेगरी में डालते हैं, आर्टिकल। तो वो स्टेप है, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, वो सब पढ़ना है बाद में। पर बेसिकली ये सारी चीजें आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स है। हो गया? इसके बाद कौन सी आएगी पार्ट्स ऑफ स्पीच? इसके बाद आती है वर्ब। तो आप ऐसा लिखो वहां पे, वर्ब लिखो, नंबर आएगा 4th, और उसके सामने सिर्फ ऐसा लिख दो, ऑलरेडी स्टडीड। देखो, अपना पहला ही टॉपिक की शुरुआत ही हमने वर्ब और सब्जेक्ट से किया था। तो वर्ब में जो पढ़ा वो फिलहाल के लिए इनफ है। अब वर्ब में और टाइप्स आते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो उस जगह पे पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, वर्ब यानी क्या, जो पहले दिन पढ़े थे, क्या वर्ब एक्शन दिखाने वाले शब्द होते हैं या फिर स्टेट दिखाने वाले शब्द होते हैं। तो आप सिर्फ वर्ब लिखो और ऑलरेडी स्टडीड लिख के छोड़ दो उसको। ठीक है, इसके बाद आएगी 5th पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो रहेगी, बोलो कौन सी, एडवर्ब। बोलो क्या होता है एडवर्ब? एडवर्ब तो देखो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में का सबसे बिजी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, यानी क्या, बहुत सारे फंक्शंस करता है ये। तो अभी उसके सारे फंक्शंस डिस्कस नहीं करने हैं, लेकिन 3 फंक्शंस डिस्कस करने हैं। क्या? एडवर्ब
क्या होता है? इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वैसे तो ये 6 आइटम्स को मॉडिफाई करता है, लेकिन उसके 3 अभी देखना है कि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। दूसरे एडवर्ब को देखते कैसे। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। चलो बताओ, ये फास्ट वर्ड ही के लिए आया है कि रन्स के लिए आया है? आदमी फास्ट होता है कि दौड़ना फास्ट होता है? दौड़ना फास्ट होता है ना। तो ये फास्ट वर्ड ही के लिए नहीं आया, ये आया है रन्स के लिए। अच्छा, रन्स इस सेंटेंस में क्या है? एक्शन दिखाने वाला शब्द है, यानी वर्ब है। तो ये वर्ड वर्ब को आके मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में स्पेशल जानकारी बता रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या कहेगा? कहलाया जाएगा एडवर्ब। तो ये है एडवर्ब। समझा? दूसरा देखो, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। चलो बताओ, मुझे बताओ ये स्वीट वर्ड किसके लिए आया है? स्वीट यानी मीठा कौन है? तो मैंगो है। अच्छा, आपको तो लगता ही होगा ये मैंगो क्या है? एक चीज का नाम है, तो ये नाउन है। यानी ये वर्ड नाउन के लिए आया, मतलब उसने नाउन को मॉडिफाई किया। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाले को क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हो गया एडजेक्टिव। क्लियर है ना? स्वीट आम ही होगा ना, ये आम बहुत मीठा है। तो मीठा कौन है? आम ना। तो आम मीठा है, यानी ये नाउन के लिए आया हुआ वर्ड है, इसलिए क्या है? ये एडजेक्टिव। चलो अब बताओ, ये वेरी वर्ड किसके लिए आया? आम बहुत मीठा है। तो बहुत वर्ड किसके लिए है? मीठे के लिए ना। यानी ये वेरी वर्ड आया स्वीट के लिए। अब स्वीट है एडजेक्टिव, तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो ये वेरी वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। समझ रहा है ना आपको कौन सा शब्द किसके लिए लिखा है? ये अगर आपने पकड़ लिया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बड़ा आसान है। चलो और एक देखते। ही रन्स वेरी फास्ट। चलो, ये फास्ट वर्ड किसके लिए आया? फास्ट वर्ड किसके लिए आया था? रन्स के लिए, है ना। तेज दौड़ने को बोलेंगे ना, तो रन्स के लिए। अच्छा, रन्स क्या है? वर्ब है। तो ये वर्ड एक वर्ब के लिए है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडवर्ब। तो ये फास्ट वर्ड एडवर्ब है। ठीक है। अब बताइए, ये वेरी किसके लिए आया है ना? तो ये वेरी वर्ड फास्ट के लिए आया। फास्ट यानी एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला भी क्या होता है? एडवर्ब ही होता है। ठीक है ना। तो ये एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अंडरस्टूड? लिखो।
ठीक है, लिखो लिखो। हो गया? हाँ, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? कोई डाउट वगैरह रहा तो आप पूछते नहीं हो, है कि नहीं ये डाउट्स? यानी क्लास ऐसे प्रवचन टाइप की हो रही है, मैं बोलते जा रहा, तुम सुनते जा रहे, तो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ऐसा तो नहीं चल रहा ना? किसके मतलब कौन सा वाला तुमको टफ लगा इसमें? इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रैक्टिस वो जब डिटेल में एडवर्ब पढ़ेंगे तब करना है। ये क्या है कि आपको सिर्फ एडवर्ब पहचानना है, जब वो टेंसेस वेंसेस पढ़ेंगे तब आपको मैं बोलूंगा कि देखो ये एडवर्ब है, तो तुम बोलोगे कैसे, तो वो तुमको समझना चाहिए कि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ये समझ में आया ना, थ्योरी समझ में आई ना? तो फिर इसकी प्रैक्टिस एडवर्ब की, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछता है पेपर में कि बताओ निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण निकालो, ऐसा नहीं पूछता, वो ज़माना गया। अभी टफ वाले पूछते हैं, वो अपन करेंगे उस टाइम। ये वाला, हाँ रिपीट करूँ? हाँ चल देखो, फिर से देखो, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। अब बताइए ये स्वीट वर्ड किसके लिए है? किसके लिए है? मैंगो के लिए। इस बात पे श्योरिटी है? हाँ। अच्छा, मैंगो एक चीज का नाम है ना, कोई तो भी एक फल है उसका नाम है, तो मैंगो हो गया नाउन। ओके, फिर जो चीज नाउन के लिए आती है यानी नाउन को मॉडिफाई करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ये देखो, ये नाउन था, इस नाउन के लिए वाइज वर्ड आया, इसलिए क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इसलिए अपन ने स्वीट को एडजेक्टिव लिखा। अब फिर नेक्स्ट आता कि ये वेरी वर्ड किसके लिए है ना? हम बोलते हैं ना आम बहुत मीठा है, तो ये बहुत वर्ड किसके लिए है? बहुत वर्ड आम के लिए है क्या? नहीं ना, स्वीट के लिए आया, मिठास के लिए आया। तो फिर ये वर्ड स्वीट के लिए आया है, मतलब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? एडवर्ब। इसलिए इसको अपन ने एडवर्ब बोला। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट कौन सी आएगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, हाँ कंजंक्शन है, बराबर है, कंजंक्शन। बोलो कंजंक्शन क्या होता है? तो ये ज्वाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, ज्वाइनिंग करने के लिए। तो क्या क्या ज्वाइन करता है? बोलो। ओल्ड स्टूडेंट नहीं बोलना नए बच्चे को बोलने दो। हाँ बोलो। दो सेंटेंस को ही ज्वाइन नहीं करता हूं मैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि कोई ना कोई दो सेंटेंस बोलेगा, नहीं करता। देखते ना कैसे नहीं करता वो। तो इसका डेफिनेशन होगा इट जॉइंस व्हाट? टू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़ता है, या फिर फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो ये जो कंजंक्शन है ना, ये दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को और दो क्लॉजेस को जोड़ता है। अब फ्रेजेस क्लॉजेस क्या होते हैं वो बताता हूं, पहले वर्ड का देख लेते हैं।
ये एक सेंटेंस है, राहुल एंड राकेश आर कमिंग। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आप राहुल को एक शब्द है ऐसा बोल सकते हो? राहुल एक वर्ड है ना? हाँ है। ये राकेश भी एक वर्ड है ना? वर्ड है, शब्द है। और इनको कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम एंड ने किया तो एंड हो जाएगा कंजंक्शन। तो ये सेंटेंस दिखाता है कि इन दो शब्दों को कंजंक्शन ने ज्वाइन किया। ओके, अब चलते हैं फ्रेजेस क्या होता है। क्या ये सेंटेंस है ना? उसमें से अच्छा, इसको सेंटेंस क्यों बोल सकते हो? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रामर भी करेक्ट है, सिंटैक्स भी करेक्ट है, और ये सब करेक्ट होने की वजह से ना इसमें से क्या निकल रहा है? कंप्लीट मीनिंग। और कंप्लीट मीनिंग निकल रहा, इसलिए ये फिर क्या है? सेंटेंस है। ठीक है ना? शब्दों के समूह से अगर पूरा का पूरा मतलब निकले तभी उसको हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं, तो इसलिए इसको सेंटेंस बोला। अब इस सेंटेंस है तो डेफिनेटली वर्ब होगा। बोलो वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है इसमें? इज वर्ब है, ठीक है ना? अच्छा, इसका सब्जेक्ट क्या है? द बुक, ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या करो, ये पोर्शन पे आओ, ऑन द टेबल। क्या ये ऑन द टेबल को मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल सकता हूं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब क्या है? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह मतलब दो भी रहे तो शब्दों का ग्रुप हो गया, है ना? तो यहां पे तो 3 वर्ड है, ऑन द टेबल, तो इसलिए मैं इसको ग्रुप ऑफ वर्ड बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, और क्या इतने में ही सब्जेक्ट और वर्ब आपको दिख रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब है क्या इसमें ऑन द टेबल में? है कि नहीं है? मेरे को बताओ, तुमको सब्जेक्ट पहचानना है तो कैसे पहचानोगे? मेरे को किसी ने बोला कि यार ये इतना इतना लिखा हुआ है, उसमें ये सब्जेक्ट है क्या? जैसे मैंने बोला मैंने इतना लिखा और बोला आपको बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताओ क्या है? द टेबल। द टेबल क्या है? सब्जेक्ट है। 1 नंबर का गलत आंसर दिया आपने। देखो, सब्जेक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब वर्ब रहेगा, क्योंकि वर्ब जो एक्शन बताई गई है उसको करने वाला तो सब्जेक्ट होता है। अब मुझे इसमें बताओ कि वर्ब क्या है, तो कोई एक्शन दिख रही है? नहीं, तो इसमें वर्ब ही नहीं है तो फिर सब्जेक्ट कहां से आएगा? समझ रहे हो? अब यहां देखो, ऑन द टेबल में ये ऑन प्रेपोजिशन है, द एडजेक्टिव आर्टिकल बोलो, टेबल नाउन है, तो यहां तो वर्ब नहीं है। अब अगर वर्ब ही नहीं है तो सब्जेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के आने के बाद ही सब्जेक्ट आएगा ना। जैसे मैंने बोला यहां पे ये साफ किसने किया, तो साफ सफाई हुई होगी तो करने वाला होगा ना। समझ रहे हो बात? तो यहां पे वर्ब का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब यहां सब्जेक्ट भी नहीं है। इसका मतलब इस ग्रुप ऑफ वर्ड में ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। ठीक है, अब तीसरी बात, मैंने अगर आपको बोला ऑन द टेबल तो आपको मतलब कंप्लीट समझ गया क्या? मैंने माया को बोला माया ऑफिस में कि नहीं ऑन द टेबल लेके आओ। अब क्या लेके आओगी तुम? वहां पे तो किताब भी है, पेन भी है, और भी पता नहीं कितनी सारी चीजें होगी, है ना? तो तुमको ये तो समझ में आ गया कि टेबल के ऊपर कुछ तो भी है, पर क्या है ये एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब इतनी ग्रुप ऑफ वर्ड में से कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा, पर थोड़ा मीनिंग निकल रहा। तो जब भी थोड़ा मीनिंग निकलता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
पार्शियल मीनिंग। पार्शियल मीनिंग, पार्शियल मीनिंग मतलब क्या? थोड़ा सा मतलब। और कंप्लीट मीनिंग मतलब क्या? पूरा मतलब। सेंटेंस हमको हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, उसमें से हमको पार्शियल यानी थोड़ा मीनिंग निकलते हुए दिख रहा है। तो फिर अभी फ्रेज की डेफिनेशन तैयार होगी। जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसमें ना सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा, और उसमें से थोड़ा सा मीनिंग अगर बाहर आ रहा होगा, तो उसको बोला जाता है फ्रेज। उसको क्या बोलोगे आप? फ्रेज। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है क्या? है। इसमें सब्जेक्ट है, सॉरी पहले तो वर्ब ढूंढना पड़ेगा। वर्ब है? वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं छूगा। ठीक है, अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे, इतना मीनिंग समझ में आया ना? लेकिन नीचे टेबल के नीचे क्या है वो पूरा नहीं समझ में आ रहा, यानी इसमें से पार्शियल मीनिंग आ रहा, तो फिर इसको क्या बोल दो आप? फ्रेज। ठीक है, तो ये एक फ्रेज है। अब देखो, एक सेंटेंस लिखा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड फॉलिंग इकोनॉमी आर इंडियाज मेजर प्रॉब्लम। चलो बताओ, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आप फ्रेज बोल पाओगे? वो देखो ना, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है? दो शब्द है ना, तो ग्रुप तो बन गया। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट या वर्ब है क्या? नहीं है। अच्छा, इसमें से थोड़ा मीनिंग आ रहा ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या? जनसंख्या विस्फोट, है ना? तो वो मीनिंग आ रहा है इसमें से बाहर, यानी पार्शियल मीनिंग आ रहा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, पार्शियल मीनिंग आ रहा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फ्रेज। चलो, फॉलिंग इकोनॉमी देखो, क्या ये फ्रेज होगी? होगी ना? अब इसमें देखो एक वर्ब जैसी चीज दिख रही है, फॉलिंग यानी गिरना, गिरना एक्शन होती है तो वर्ब हो सकता है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। हाँ, टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं है। जब टेंसेस आएंगे ना तब मैं बताऊंगा। इसके पीछे अगर कोई ऑक्सिलरी होती थी तो ये वर्ब बनता था, अभी तो ये वर्ब नहीं है। फिर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। और फॉलिंग इकोनॉमी का थोड़ा मतलब समझ में आता ना, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, तो फिर पार्शियल मीनिंग आ रहा, तो फिर इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेज। अब ये दो फ्रेजेस को कौन ज्वाइन कर रहा है? एंड। तो फिर एंड को बोलो कंजंक्शन। ठीक है, अब तीसरा कौन है? क्लॉज। चलो देखते हैं। I invited them to the party but they didn't come. चलो बताओ, इसमें कितने सेंटेंसेस लिखे हैं? कितने सेंटेंसेस है? पहला कौन सा है? I invited them to the party। दूसरा कौन सा है? They didn't come। तो कितने सेंटेंसेस है? अब पुराने बच्चे बोलो, कितने सेंटेंसेस है? एक। पुराने बच्चे बोल रहे एक सेंटेंस है, तो वो क्यों है? देखो, सेंटेंस हमेशा तीन प्रकार से एंड होता है, एक तो फुल स्टॉप, या फिर क्वेश्चन मार्क, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना? बस ये तीन ही कैटेगरी से एंड होता, और कोई चौथी कैटेगरी नहीं है। अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक, कम तक के, आपको तीन में से कितने
पंक्चुएशन मार्क्स दिख रहे? एक ही दिख रहा ना, ये एक फुल स्टॉप दिख रहा और तो कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर अगर एक फुल स्टॉप है तो सेंटेंस कितने होंगे? एक। तो ये एक सेंटेंस है। लेकिन बहुत से लोगों ने दो बोला। अब दो, उनकी भी थोड़ी गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं इतना पोर्शन उठाऊं तो और फुल स्टॉप लगाऊं तो वो एक सेंटेंस बन सकता है ना? तो वो गलत नहीं बोले, पर इसमें नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तो एक ही फुल स्टॉप है। तो आपने जो दो देखा वो उस सेंटेंस के पार्ट्स थे। ये एक पार्ट था, भाग, यानी ये अक्खे सेंटेंस का इतना एक पार्ट है, और उसी प्रकार से ये भी एक पार्ट है। तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है, सेंटेंस है। अब ये दोनों पार्ट में चेक करो कि क्या वर्ब और सब्जेक्ट है। तो चेक करते, देखो इसमें कौन सी एक्शन दिख रही है? इनवाइट करने की। तो ये इनवाइटेड क्या होगा? वर्ब। अच्छा, इनवाइटेड करने वाला कौन है? आई। तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। यानी इस पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब इंडिविजुअल है। अब यहां देखो, इस पार्ट में देखते, क्या इस पार्ट में कोई वर्ब है? तो यहां आने की एक्शन है, तो ये क्या हो गया? वर्ब। अच्छा, कौन आ रहा या नहीं आ रहा? दे। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इस पार्ट में भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट और वर्ब है। तो अभी ध्यान दो, सेंटेंस का एक पार्ट जिसमें अपना इंडिविजुअल वर्ब और सब्जेक्ट होता है, ऐसे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉज। इसको क्लॉज बोलेंगे। तो ये क्लॉज हो गया। चलो, ये पूरे सेंटेंस का ये एक पार्ट जिसमें खुद का वर्ब और सब्जेक्ट है, तो ये भी क्या होगा? क्लॉज। और इन दो क्लॉजेस को जोड़ कौन रहा है? बट। तो बट को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। तो वर्ड्स को ज्वाइन करने वाला, फ्रेजेस को ज्वाइन करने वाला और क्लॉजेस को ज्वाइन करने वाला जो भी होता है उसको अपन कंजंक्शन बोलते हैं। समझा? क्या मतलब? हाँ, क्लॉजेस क्या? अच्छा, क्लॉजेस क्या होता है? देखो अच्छे से सुनो, हाँ, बहुत सिंपल सिंपल है, बस सिर्फ थोड़ा ध्यान दो। सेंटेंस का एक पार्ट, एक हिस्सा जिसमें खुद का वर्ब और खुद का सब्जेक्ट हो, उसको क्लॉज बोलते हैं। अच्छा, अब देखो बरा, मैं ये ऑन द टेबल को क्लॉज बोलूं क्या? वो भी सेंटेंस का हिस्सा बनते हुए दिख रहा है, लेकिन उसमें ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है ना? यानी देखो, सिंपल सिंपल याद रखो, सेंटेंस का एक पार्ट जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा तो क्लॉज, और सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो फ्रेज। ऐसा समझा? लिखो फिर। इसके बाद प्रेपोजिशन कल करते हैं हम। देखो, कल टेंसेस शुरू होंगे, क्योंकि अपना अभी बेसिक्स, इसके बाद कौन सा बचा? प्रेपोजिशन और अपना इंटरजेक्शन, तो वो तो 15-20 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद टेंसेस शुरू होगा। भूल के भी टेंसेस सिखाते समय एब्सेंट मत रहना, ठीक है? और अगर आपको एब्सेंट रहना ही है तो उसके बाद क्लास को आना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर टेंसेस नहीं आएगा तो उसके आगे का कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? तो अगर आप हॉस्पिटलाइज भी हो गए तो स्ट्रेचर पे आओ यहां पे, लेकिन टेंसेस सिखाते समय गायब नहीं रहना। अंडरस्टूड? चलो, थैंक यू।
वो जो राउंड लाइट है हाँ उसको दरवाजे के ऊपर परमानेंटली अटैच नहीं कर सकते? परमानेंट, अरे रचना रचना वो मोबाइल लाना बोल। अरे हाँ, मैं वो भूल ही जाता।